हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं होता है कि लोग डायरेक्टली गवर्न करें। ठीक है, हम अपनी कंट्री को रूल करें, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है ना। तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जा करके वहाँ पर कानून बनाए, पार्लियामेंट में जा करके, है ना। तो इसलिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि उनके बिहाफ में रूल करते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म आजकल देखा जाता है डेमोक्रेसी का हमारे टाइम पर। ओके, क्योंकि अगर देखें तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे पीपल को राइट दिए जाते हैं, और डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फॉर्म देखा जाता है। डेमोक्रेसी में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, वहां पर ना कम पॉपुलेशन है तो वो लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जैसे इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, 141 करोड़ लोग रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हम अपने, और वो जाकर के हमारे बिहाफ में बैठ करके पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम देखेंगे। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है ना। अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम पूरी कि इलेक्शंस जो है ज़रूरी क्यों है, और डेमोक्रेसी में इनकी मतलब यूज़फुलनेस क्या है डेमोक्रेसी में इलेक्शन की, और ये ज़रूरी क्यों है। हम इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन को समझेंगे, जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भिड़ी रहती हैं, लड़ती हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं ये लोग, है ना, नेता लोग। तो ये अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी बना कर के बैठे हुए, जैसे कि बीजेपी हो गई, है ना? आम आदमी हो गई, ओके, आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस हो गई, और बहुत सारी पार्टीज़ हैं। कहाँ तक लोगों के नाम, इनके नाम याद रखेंगे लोग, है ना? लोग खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन मेंबर है और कौन नहीं है। एक से मतलब लोग ना खरीद लिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एक-दूसरे को खरीद लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, हाँ? कौन-सी चीज़ें हैं जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना देती हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में भी जानेंगे हम, ठीक है? और फिर उसके बाद में चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि जो इलेक्शन होते हैं इंडिया में, तो उसके पैमाने क्या-क्या हैं, है ना? इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं, स्टेजेस किस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्रिएट की जाती हैं, जहाँ पर इक्वल पॉपुलेशन पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब अगर 10 लाख की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, तो दूसरे में भी 10 लाख को डिवाइड करेंगे, उनमें 1 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि इक्वल जो होता है, इक्वल वोट होता है, इक्वल मेंबर्स के उसमें। ओके, फिर इसके बाद में हम देखेंगे जो बाउंड्रीज किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिफाइन की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, और सारी इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और हमारी कंट्री में तो अभी लोकसभा के जनरल इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आपको और चीज़ें जानने को मिलेंगी। इलेक्शन इंडिया में फ्री एंड फेयर कैसे हो जाते हैं, है ना, मतलब क्या जो पैमाने हैं, क्या इसमें असेसमेंट करेंगे कि इस तरीके से इलेक्शंस जो इंडिया में फ्री एंड फेयर कैसे होते हैं। क्योंकि इलेक्शंस तो कंट्रोल भी किए इलेक्शंस में, मतलब कि धांधलेबाज़ी और ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में, ओके? और भी चीज़ें जानेंगे हम इसके बारे में, अभी चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाई इलेक्शन? इलेक्शन ज़रूरी क्यों है? असेंबली इलेक्शन होना था हरियाणा में, तो देर रात की बात है। आपको पता ही होगा कि इलेक्शन में किस तरीके से जो देर रात तक वो लोग जो है नेताओं का वेट करते हैं, प्रचार होता है, डिस्टर्ब करते हैं, ढोल-वोल लेके निकलते हैं कि वोट चाहिए, है ना? 5 साल में 1 बार दिखते हैं ये नेता लोग। ओके, तो पास्ट 5 मतलब 5 घंटों से ये लोग वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोग थी, भीड़ थी, ठीक है? वेट कर रहे थे अपने लीडर का, क्योंकि उनके लीडर आने वाले थे। उन्होंने पूरा चीज़ें अश्योर की हुई थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? और जो क्राउड थी वो भी वेट कर रही थी कि कोई जो पासिंग व्हीकल निकलती तो उनको लगता को मतलब कि कोई गाड़ी पास से निकलती तो उनको ऐसा लगता कि अरे इनके लीडर आ गए, पर वो तो आए नहीं थे, है ना? तो लीडर जैसे कि देवीलाल थे, जो चीफ थे हरियाणा संघर्ष समिति, ठीक है? तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी, इनका नाम है, तो यह इसके ना ये लीडर थे। ओके, तो ये मीटिंग के लिए आने वाले थे करनाल में। 76 ईयर ओल्ड, देख रहे हो? ऐसे तो हर जगह रिटायरमेंट की एज रखी हुई है, पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की एज नहीं है। गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं रहते ये लोग, बूढ़े हो जाते फिर भी बैठे रहते हैं गद्दी पे, है ना, पॉलिटिक्स में। और जनता के लिए कुछ काम करना नहीं रहता है, नेपोटिज़्म चलता है यहाँ पर भी। परिवारवाद चलता है कि परिवार के मेंबर को ही टिकट दे रहे हैं और अपने बैठा रहे हैं, इलेक्शन में घुसा रहे हैं, है ना? और पॉलिटिक्स में घुसा रहे हैं।
यहाँ पर देख लो, तो यंग लोगों को यहाँ पर चांस ही नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी मैन है, ओके? तो उनका सुबह से दिन स्टार्ट होता है। हाँ, इलेक्शन के टाइम पर तो पॉलिटिशियन बिज़ी होते हैं, बाकी फिर अपना एन्जॉय करते हैं 5 साल तक लाइफ़ को, है ना? तो 8 बजे से 11 बजे तक ये इनका अब क्या ज़माने भर में जाकर के मीटिंग करना, है ना? भाषण देना, तो ये सब में तो बिज़ी रहते हैं ये लोग, है ना? फिर इन्होंने एड्रेस किए हुए थे 9 इलेक्शन मीटिंग, सुबह से 9 मीटिंग अटेंड कर ली थी, मतलब 9 बार ये सब भाषण वगैरह ये सब कर चुके हुए थे ये, है ना? तो पब्लिक मीटिंग ये सब चलता है इलेक्शन में। इनका ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन होने थे हरियाणा में, उसकी ये रिपोर्ट है। तो अब देखो, पार्लियामेंट होती है नेशनल लेवल पर, ओके? नेशनल लेवल पर होती है पार्लियामेंट, हुँ, और स्टेट लेवल पर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है? तो स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं स्टेट लेवल पर। तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, है ना? तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं और ये लोग जो होते हैं, जो पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं, उनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, संसद कहते हैं इनको, है ना? तो लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं, वो डायरेक्टली हम एमपी को इलेक्ट करते हैं। मतलब कि जो 18 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं, 18 साल जिनकी हो चुकी है एज, वो लोग वोट डालते हैं, है ना? तो लोकसभा में डायरेक्टली हम चुनते हैं अपने एमपी को, है ना? राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें हम डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, जनता नहीं करती है। आपने जहाँ अपने इसमें रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं ना, ये लोग इसमें चुनते हैं, ठीक है, राज्यसभा के। तो जो एमपी होते हैं ना, उन एमपी जो जिनके सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के, वो जाकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती है और फिर उनके जो लीडर होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो हमारे हाथ में नहीं रहता है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुन सकें, हम सिर्फ अपने एमपी और एमएलए को चुन सकते हैं। स्टेट लेवल पर जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ओके, जिनको कहते हैं एमएलए, है ना? एमएलए कहते हैं इनको। तो लेजिस्लेचर में भी 2 होते हैं, इसमें भी 2 हाउसेस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। एक तो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में, हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं अभी प्रेजेंटली 2024 में? अभी हमारे यहाँ है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में डायरेक्टली पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पर स्टेट्स में पूरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना? तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो 28 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है। क्योंकि ये मतलब इतना रोल भी नहीं होता इम्पोर्टेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और खर्चा पूरा स्टेट को देना पड़ता है, तो स्टेट अपना खर्चा बचाने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएट नहीं करते हैं, है ना? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? तो इसी में जो है, यहाँ पर भी वैसे ही होता है, जिसकी सबसे ज्यादा एमएलए, जिस पार्टी के भी सबसे ज्यादा एमएलए बनेंगे ना, जो भी जीतेंगे, है ना, तो वही पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उनके जो लीडर होते हैं वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर। हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहें, है ना? उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड के हाथ में होता है, वो बनना चाहे चीफ मिनिस्टर, या फिर जो नेशनल लेवल में पॉलिटिकल पार्टी होती है वही स्टेट लेवल में भी होती है कभी कभी, है ना? जैसे कि बीजेपी जो है, वो नेशनल लेवल की पार्टी है अभी, है ना? तो स्टेट लेवल पे भी कई सारे स्टेट्स में उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टीज का रूल है ना? उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी का रूल है। तो वो डिसाइड करते हैं कि उनके स्टेट में जो है एमपी कौन बनेगा, है ना? सॉरी सॉरी, एमएलए जो है उनमें से डिसाइड करते हैं कि सीएम कौन बनेगा, है ना? तो इतना बेसिक समझ में आ गया, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, पर बेसिक है ये, है ना? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा, हरियाणा स्टेट के बारे में आपको पता होगा। तो वहाँ पर 1987 की बात है, तब इलेक्शन हो रहे थे, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट छपी हुई थी। तो स्टेट जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर, है ना? तो चौधरी देवीलाल जो थे, अपोजिशन लीडर थे। अब जो रूल कर रहे हैं वो तो हो गई रूलिंग पार्टी, और जो उनको अपोज करती है ना, वो हो जाती है अपोजिशन पार्टी, है ना? तो अपोजिशन पार्टी जो उनकी मतलब जो रूलिंग पार्टी नहीं है, जो रूल नहीं कर रही है, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, न्याय युद्ध। होते एक ही चट्टी बट्टी के हैं ये, सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं ये नेता। बस जनता को लुभाने का काम करते हैं कि बस वोट मिल जाए और फिर बल्ले बल्ले हो जाती है इनकी। तो इन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की, ठीक है? लोकदल नाम था उनकी पार्टी का, चौधरी देवीलाल का, है ना?
तो इनकी पार्टी का नाम था लोकदल। तो इनकी पार्टी जो है, इसमें कई सारे जो अपोज़िशन पार्टीज़ थी, तो उन्होंने भी इनको जॉइन किया, ठीक है? सारी जो पार्टी थी अपोज़िशन, उन्होंने जॉइन किया और कांग्रेस के अगेंस्ट वो लोग खड़े हो गए, है ना? तो इलेक्शन कैंपेन किए, है ना? झूठे वादे करते हैं ये लोग इलेक्शन में। फिर देवीलाल जो थे, उनकी पार्टी ने बोला कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट ना, इनकी गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो ये लोन माफ़ कर देंगे किसानों का, है ना? और बिज़नेसमैन का, छोटे-मोटे जो व्यापारी हैं उनका जो लोन माफ़ कर देंगे। सबसे बड़ा फैसला इनका। तो इन्होंने किए झूठे वादे, है ना? और लोन वेवियर ऐसे बोल तो देते हैं नेता लोग, और ये कहाँ जाता है? ये जनता के ऊपर बर्डन जाता है, क्योंकि हम ही लोग तो हैं जो अपन लोग ही टैक्स पे करते हैं, है ना? वही तो पैसा है जो गवर्नमेंट के पास रहता है, और गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करती है? बर्बाद करती है ना? तो देखो, वेव कर दो लोन फार्मर्स का, ठीक है, आप फार्मर्स का लोन वेवियर, पर फार्मर्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कभी नहीं सॉल्व करते ये लोग। हमेशा फार्मर को कमज़ोर ही बना कर के रखेंगे। फार्मर को इतना मजबूत कर दो ना कि वो अपना लोन खुद पे कर पाए, है ना? तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना? पर ये लोग जो रूट प्रॉब्लम है ना, उस पे फ़ोकस नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ़ जो जन ना गवर्नमेंट में आना चाहते हैं और मज़े लूटना चाहते हैं। मतलब बेसिकली ज़्यादातर लोग जो नेता होते हैं ऐसे ही करते हैं, है ना? तो इन्होंने ऐसे-ऐसे लंबे-लंबे प्रॉमिस किए, अभी भी प्रॉमिस करते हैं, है ना? तो पीपल जो थे, पहली वाली गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, है ना? कांग्रेस जो पहले रूल कर रही थी वहाँ पर, तो देवीलाल के प्रॉमिस से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, और फिर वहाँ पर इलेक्शन हुए और लोकदल जीत गई, है ना? लोकदल और उनकी अलाइज़ जो थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इनके साथ में गठबंधन किया था, वो जीत गई। लोकदल जो है 76 सीट मिल गई इनको 90 में से, है ना? 90 सीट्स थी यहाँ पर। तो स्टेट असेंबली में इनकी पार्टी हो गई। लोकदल जो है 60 सीट्स अलग, मतलब लोकदल की 76 में से 60 सीट्स जो थी लोकदल की थी, तो ये मेजॉरिटी में आ गए थे, मतलब कि ज़्यादा नंबर में। तो कांग्रेस ना ओनली 5 सीट जीती इन्होंने, है ना? तो ये बताया गया। फिर जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट हुए ना, तो जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने, जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। नए जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज़ आए हुए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकदल ने तो उनके देवीलाल को चूज़ किया, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक पार्टी आई, उसके सबसे ज़्यादा जो है एमएलए बने, है ना? लोग जो थे उसके मेंबर एमएलए बने, तो उन एमएलए ने अपने लीडर्स को बोला, देवीलाल को, कि वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर, है ना? गवर्नर जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, गवर्नर मतलब नामचारे के लिए होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं। मेन पावर चीफ मिनिस्टर और नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। तो गवर्नर ने बोला, देवीलाल को बुलाया और उनको ओथ दिलवाई जाती है। मतलब कि जो गवर्नर होते हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर को ये ओथ दिलवाते हैं, है ना? कि वो ऑफिस में आ रहे हैं ना। अब पॉलिटिकल पार्टी आती जाती रहती हैं, है ना? पर जो गवर्नमेंट होती है वो तो हमेशा रहती है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट तो हमेशा रहेगी ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवाई। 3 दिन के बाद में मतलब इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद में चीफ मिनिस्टर बने वो, है ना? गवर्नमेंट ने इश्यू किया सबसे पहला ऑर्डर, लोन माफ कर दिया, है ना? स्मॉल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स और स्मॉल बिजनेसमैन का। उनकी पार्टी ने रूल किया 4 सालों तक, है ना? और फिर उसके बाद में फिर से इलेक्शन हुए 1991 में। पर इस टाइम जो है पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, कांग्रेस फिर से पावर में आ गई, है ना? तो ये देखी हमने हरियाणा की कहानी। अब हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्या है? इलेक्शंस जो होती है हर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता का रूल होता है ना? नाम के लिए होता है जनता का रूल। और जो पॉलिटिशियन अपने आप को क्या बोलते हैं, नेता लोग, बोलते हैं कि हम तो जनता के नौकर हैं, और सारे मज़े तो ये लोग लूटते हैं, है ना? तो मतलब कि ऐसे नौकर तो हर कोई बनना चाहेगा, है ना? तो देखो, इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में हर जगह, है ना? तो देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज़, तो कई, मतलब 100 से भी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, है ना? पर इलेक्शन जो होते हैं ना कंट्रीज़ में, वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री में जो इलेक्शन हो वो डेमोक्रेटिक हो, है ना? तो हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्या होती है? आप इमेजिन कर सकते हो एक डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन की, है ना? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी में बिना इलेक्शन, अगर इलेक्शन नहीं होंगे मतलब कि रूलर तो परमानेंट हो गया, तो वो परमानेंट रूलर हो गया, तो डेमोक्रेसी काहे की कहलाई, है ना? A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together, everybody, and take all the decisions. तो लोगों का जो रूल होता है, शासन होता है, वो पॉसिबल तब हो पाता है जब इलेक्शन, बिना इलेक्शन के तभी पॉसिबल हो पाएगा, जब सभी लोग वहाँ पर बैठे जाकर के कानून बनाएँ और सारे अपने डिसीजंस लें, है ना?
कोई उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठी है या फिर कोई एक इंसान रूल नहीं कर रहा होता है उनके ऊपर, है ना? बट हमने चैप्टर फर्स्ट में भी देखा था कि ये पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मतलब डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन है ना? तो सभी लोग जाकर के वहाँ पार्लियामेंट में बैठेंगे तो जगह ही नहीं बचेगी, है ना? एक्चुअली में ये सब पॉसिबल ही नहीं है। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव टाइम एंड नॉलेज। अब लोग ना अपनी सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, नेता-वेता आए और वो रूल करे अपने मज़े लिए, है ना? तो इनको बस अपनी लाइफ़ में बस नौकरी चाहिए और शांति से रहना चाहते हैं, नॉलेज चाहिए, है ना? उनके पास में इतना टाइम भी नहीं होता है, ना ही इतना मतलब नॉलेज होता है, ना ही वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि यहाँ ये सब कानून पॉलिटिक्स में कौन ही जाए, है ना? तो लोग ऐसा सोचते हैं। देयरफॉर ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ जो हैं वहाँ पर जो है लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं, मतलब कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो जाकर के वहाँ पर उनके लिए बैठ कर के कानून बनाते हैं और रूल करते हैं। ऐसा कोई डेमोक्रेटिक वे है कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन लें बिना इलेक्शन के? अगर हम ऐसा सोचते भी हैं, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव को हम बिना इलेक्शन के चुनेंगे, तो किस बेसिस पे चुनेंगे? बेसिस ऑफ ऐज? उसकी उम्र के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर वो मतलब उसके एजुकेशन बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से चुने क्या? तो ये पॉसिबल होगा क्या? मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा डिसाइड करना क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस पे। बट लेट अस से दैट पीपल रिज़ॉल्व दीज़ डिफिकल्टीज़। अगर हम इन डिफिकल्टीज़ को रिज़ॉल्व करें, तो इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? उसी जगह पर। बट इसको डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? बिना इलेक्शन की डेमोक्रेसी, है ना? मतलब कि एक इंसान जिसका नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस, उसकी एज की वजह से उसको रूलर बना दिया कंट्री का। ऐसा कुछ ठीक लगता है क्या? ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, है ना? और वैसे भी हमारे यहाँ तो मतलब पॉलिटिशियन की कोई जो नेता, अगर एक पियून की भी जॉब होती है ना, तो उसमें भी 10th-12th की मार्कशीट लगती है ना? 10th-12th मतलब पास होना चाहिए वो इंसान, उसकी मार्कशीट लगती है। पर नेता जो हमारी कंट्री के लिए कानून बनाने वाले हैं, जो रूल करेंगे हमारे देश को, उनके लिए कोई भी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन नहीं रखी गई है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं? होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या नेताओं के लिए? होनी चाहिए भाई, हमें तो लगता है होनी चाहिए, है ना? तो आप अपने व्यूज़ बता सकते हो, ओके कमेंट बॉक्स में। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हम पता कैसे लगाएँगे कि जो बिना उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुना गया है इंसान एज के बेसिस पे, तो लोगों को पसंद है कि नहीं वो रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, मतलब पसंद है कि नहीं वो इंसान, है ना? तो रिप्रेजेंटेटिव रूल करेगा जो जनता के हिसाब से, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना? अपनी मनमानी करते हैं नेता लोग तो। हाउ टू मेक श्योर दैट ये जो पीपल हैं, मतलब ऐसा कैसे हम पॉसिबल होगा कि जो लोग हैं मतलब जो पीपल हैं डोंट लाइक सॉरी, तो मतलब लोगों को अगर वो इंसान नहीं पता पसंद है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कैसे हटाएँ, है ना? मतलब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान उस इंसान को पसंद करे जो रूल कर रहा है उनके ऊपर। है ना? तो एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिस तरीके से हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, है ना? एक रूल होना चाहिए, मतलब कोई एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जिस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे रेगुलर इंटरवल में, और चेंज भी होना चाहिए, है ना? अगर हमको पसंद नहीं है गवर्नमेंट लोग उनके, तो उनको हम चेंज कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए। और ये पॉसिबल है सिर्फ़ इलेक्शन के थ्रू, है ना? कि जो हमें इंसान पसंद है उसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएँ, और अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा सकें उनकी पोस्ट से, है ना? तो इलेक्शंस जो हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं आज के टाइम पर, जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, है ना? तो इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शन में वोटर्स जो होते हैं उनके पास में कई सारी चॉइसेस होती हैं। वो जो होते हैं दे कैन चूज़ हू विल मेक लॉज़ फॉर देम। वो चूज़ करते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, है ना? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज़ करते हैं वो। वो चूज़ करते हैं कि कौन उन जो है गवर्नमेंट फ़ॉर्म करेगा और कौन डिसीजंस लेगा। वो चूज़ करते हैं कि कौन-सी पार्टी जो है, जिनकी पॉलिसीज़ ढंग की हैं, और वो हमारे लिए गवर्नमेंट में आएँगे और लॉ मेकिंग का काम करेंगे, है ना? तो जो पार्टी उनको सही लगती है लोगों को, फिर उनको वो चूज़ करते हैं। क्या है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है? व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शंस जो है कई तरीके से होते हैं। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस तो होते ही हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं थोड़े बहुत, है ना? तो अगर देखें नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में डिफरेंस क्या है ना? हमने चैप्टर फर्स्ट में भी देखा था कि कई सारे एग्जाम्पल दिखे थे, जैसे कि चाइना भी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, पर उनके इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं, है ना? नहीं है डेमोक्रेटिक, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों को
जो जो पीपल है ना, लोग जनता है, उनके पास में चॉइस नहीं होती है। उन्होंने बोल दिया कि ये पार्टी है, इसके 2-4 मेंबर खड़े हैं, इनमें से चुन लो। ठीक है? तो मेनली अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है चाइना में, है ना? जैसे कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, वहाँ की इलेक्शन जो है, सॉरी, जो वहाँ की मिलिट्री है ना, वो कंट्रोल कर लेती है वहाँ के इलेक्शन और मैनिपुलेट कर लेती है। अगर जनता ने किसी और पर्सन को वोट दिया होगा तो जीतेगा कोई और, है ना? तो ये सब धांधलेबाज़ी चलती है इलेक्शन में, है ना? तो इलेक्शंस जो होते हैं, तो उनको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, जो हर जगह इलेक्शन हो, पर वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं अभी। हुँ। तो हम एक मिनिमम कंडीशन देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से होते हैं, है ना? फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। पहली चॉइस मतलब कि पहली चीज़ तो ये होती है कि लोग जो है उनके पास में चॉइस होनी चाहिए, है ना? मतलब एवरीवन जो है, हर पर्सन के पास में एक वोट होता है ना? और एवरी वोट एक वैल्यू का होना चाहिए, है ना? एवरी पर्सन के पास में 1 वोट और उनका वोट इक्वल होना चाहिए, है ना? उनके पास में चूज़ करने की पावर होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है, हमारे यहाँ जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ कहते हैं इसको, कि सभी लोगों के पास में वोट देने का अधिकार है। पहले के टाइम पर जो अमीर लोग होते थे, जो प्रॉपर्टी वाले होते थे, जो मेल होते थे, उनको बस वोट देने का अधिकार था। फिर वुमेन्स ने अपने राइट्स का डिमांड किया, है ना? तो फिर उनको दिया गया अधिकार, है ना? तो बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों में। तो हिस्ट्री में ये सब पढ़ेंगे आप। सेकंड थिंग होती है कि लोगों के पास में चॉइसेस होनी चाहिए, है ना? जिसमें से वो चूज़ कर सकें। पार्टीज़ होनी चाहिए, कैंडिडेट होने चाहिए, जिनमें से वो फ्रीली जो कंटेस्ट करते हैं, मतलब कि जो इलेक्शन लड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके कैंडिडेट होते हैं, उनमें से वो चूज़ कर सके, जो इंसान वो पसंद है लोगों को, उसको वो अपना रूलर बना सकें, है ना? ऑफ़र करना चाहिए सेम रियल चॉइस हर वोटर्स को, है ना? कुछ सम रियल चॉइस वोटर्स के पास में होनी चाहिए। थर्ड होता है कि जो चॉइस जो होती है, रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए। जैसे कि 4 से 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। 4 साल बेसिकली जो है, यूएस में देखें तो 4 साल में इलेक्शन होते हैं, इंडिया में 5 साल में होते हैं, है ना? तो इलेक्शंस होते हैं, तो रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए। इलेक्शंस जो होते हैं, एवरी फ्यू इयर्स में, कुछ-कुछ मतलब सालों में होने चाहिए इलेक्शन। फोर्थ है कि कैंडिडेट जो है, जिसको लोगों ने चुना है, वो जीते, मतलब कि उसी को इलेक्ट किया है। मतलब कि कैंडिडेट जिसको जनता ने चुना है, वो पावर में आए, है ना? फिफ्थ है कि इलेक्शन जो होने चाहिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए, है ना? मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कुछ भी गलत तरीके से मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए इलेक्शन का। पहले क्या होता था, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा शायद तक, कि जो बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती थी। जो इलेक्शन वाला बॉक्स होता था ना, जिसमें सभी लोग वोट डाला करते थे, उसको गुंडे उठा कर के ले जाते थे और उसमें सभी जो है जो लीडर होता है, जो ये गुंडों को भेजा है, वो अपने नाम की वोट पड़वा देता था, वो जीत जाता था, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये जो है बड़ा सिंपल और ईज़ी लग रही हो आप आगे, मतलब लग रही होंगी ये कंडीशंस आपको, कि हाँ ठीक है, वोटर्स के पास में चॉइस होना चाहिए, इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल में इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए। यही बेसिक कंडीशन को लोग फॉलो नहीं कर पाती हैं कंट्रीज़, है ना? तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन यहाँ जहाँ पर फॉलो नहीं होता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ जो ज़्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ना, तो वहाँ पर जो है, जो पावर में आता है वो पावर छोड़ता ही नहीं है ना, वो सीट पे बैठ जाते हैं। वो लोग फिर इलेक्शंस भी इस तरीके से कंडक्ट करवाते हैं कि उनकी पावर बनी रहे, है ना? तो इस चैप्टर में ना हम ये कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे और अपनी कंट्री के बारे में भी देखेंगे कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शन है कि नहीं। इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या ये सही है जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं, जो इलेक्शन में उतरते हैं, वो एक-दूसरे को नोच खाते हैं ना, मतलब उल्टा-सीधा बकते हैं, कुछ ज़्यादा ही होता है। पर कार्टून देखने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब जो पेपर में कार्टून छपते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर के, वो कार्टून देखा करो आप। तो आपको मतलब बहुत फ़नी लगेगा वो। तो इलेक्शंस जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का है, मतलब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स, है ना? कॉम्पिटिशन चलता है इन्हीं लिए, मतलब पूरे साल में, मतलब 3-4 साल के बाद इनको ये मौका मिलता है कि अब चलो कॉम्पिटिशन करना है ना? तो मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म जो कॉम्पिटिशन का होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे कि ये जो है, मतलब ये कंट्री है, ठीक है? तो इस देश में ना कहीं पर रहते हैं 100 लोग, कहीं पर रह रहे हैं 200 लोग, कहीं पर 500 लोग, है ना? तो अगर इन पर 2 इंसान खड़े हैं तो उनका इक्वली वोट नहीं होगा ना। मतलब कि 2 यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पर 100 लोगों पे 2 है ये,
है ना? तो ये सही नहीं होगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ऐसे डिवाइड की जाती हैं कि हर जगह इक्वल पॉपुलेशन हो, है ना? हर जगह इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से कि 10 लाख में अगर 2 इंसान को मतलब सॉरी, अगर जैसे कि 10 लाख है जो, तो उस पे पॉपुलेशन पे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर भी 10 लाख होनी चाहिए, यहाँ पर भी। तो इस तरीके से डिवाइड किया ताकि इक्वल पर्सन का इक्वल वो हर पर्सन का 1 पर्सन 1 वोट हो, है ना? तो ऐसा होता है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ यही कहलाती है कि डिवाइड करते हैं हम, जो स्टेट और नेशनल लेवल पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड की जाती हैं। हुँ, तो कॉम्पिटिशन होता है कैंडिडेट्स के बीच में, है ना? और हमारे यहाँ जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो जीतता है ना? तो इलेक्शन जो होते हैं, बिना कॉम्पिटिशन के इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएँगे। बट क्या सही है ये कॉम्पिटिशन जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का? जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है उसके कई सारे डीमेरिट्स हैं, मतलब बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सेंस ऑफ डिसयूनिटी आ जाती है, मतलब ना डिवाइड करने लगते हैं आपने, मतलब लीडर्स जो सब कुछ ना कॉपी किताबों में सब अच्छा लगता है, पर रियलिटी में देखो ना, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले होते हैं ना, ये नेता लोग ये लड़वा दे हैं लोगों को, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, है ना, जातिवाद मतलब बहुत ज्यादा ये लोग ना लड़वा देते हैं लोगों को, कम्युनिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, डिसयूनिटी क्रिएट करते हैं, है ना? फैक्शनलिज्म, ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है कि ये लोग तो इस ग्रुप के हैं, हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमको ही वोट देना, इस तरीके की हरकतें करते हैं। आपने शायद तक सुना भी होगा लोगों को कि शुरू हो गई, मतलब कंप्लेन करते हैं लोग, पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर, है ना? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर होते हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, उल्टा सीधा बकते हैं एक दूसरे को, है ना? लिमिटलेस, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इतना इन लोग ना, मतलब ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। पार्टीज हो गई, कैंडिडेट्स हो गए, तो कई सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए आंध्र प्रदेश में कि मैंने ना साउथ में न्यूज़ देखी थी कि वो क्या कर रहा था, चिकन और दारू बाँट रहा था एक नेता। कई लोग पैसे बाँटते हैं, है ना? तो बहुत ही गंदी-गंदी चीज़ें हरकतें करते हैं ये लोग ताकि वोट मिल सके इनको, है ना? दारू बाँटते हैं लोगों को, सोच रहे हो? मतलब भाई, बोलने में खराब लग रहा है पर ये लोग जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं ये नेता लोग। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रेशर है जीतने का इसलिए ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ना ये जो इलेक्टोरल फाइट की वजह से ये लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है इस पे इफेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, जो प्रेशर होता है इलेक्शन जीतने का, तो ये लोग ढंग से पॉलिसीज वगैरह उतना फॉर्मुलेट नहीं करते हैं। कुछ गुड भी जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि अपने देश को सर्व करें, है ना? हम अपने देश के लिए कुछ करें, पर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो भी इसी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में फँस जाते हैं, है ना? अगर कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आता है ना, तो उसको लोग गंदा बना देते हैं। आप मूवीज़ देखना साउथ की, उसमें मतलब सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं वो लोग बेसिक मुद्दे उठा कर के, है ना? तो मतलब जो अच्छा इंसान होता है ना, जो पॉलिटिक्स में आकर के काम करना चाहता है लोगों के लिए, उसको भी ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, है ना? या तो अच्छा काम करना बंद कर दो, या तो जो अच्छा करता है उसको मार देते हैं ये लोग, मतलब नेता लोग, ऐसी हरकतें चलती है ना? और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, हमारे जो संविधान बनाने वाले जो थे बहुत ही दूरदृष्टि के लोग थे, मतलब वो ना दूर का भी भाँप के रखे थे कि हमारे देश में हो सकता है कि ये लोग जो है ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ह्यूमन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे फ़ोकस करता है ना? तो इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शन ज़रूरी है ताकि सिलेक्ट कर सकें हम अपने लीडर्स को, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविज़न भी डाला हमारे संविधान में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका रोल होता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं कहाँ के? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ओके, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, है ना? तो इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? इनके जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं लोकल गवर्नमेंट के, है ना? तो ये लोग जानते थे इस चीज़ के बारे में, है ना? तो इन्होंने सोचा कि इलेक्शन वगैरह रखा ताकि दूर तक ये सब चल सकेगा, है ना? मतलब इलेक्शंस एक अच्छा वे है ताकि रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, है ना? तो जो ज़्यादातर जो आइडियल वर्ल्ड में, मतलब एक
अपनी सोच में अगर आप देखो तो हमारे वर्ल्ड में सारे पॉलिटिकल लीडर्स जानते हैं कि जनता के लिए क्या सही है ना? उसी की वजह से वो डिज़ायर उनकी ना मतलब इच्छा होती है कि वो लोगों को सर्व करें, है ना? जनता की सेवा करें। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ज़रूरी नहीं कि जो आइडियल वर्ल्ड में मतलब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। जो अच्छा मतलब अच्छा-अच्छा सोच रहे हैं हम, कभी-कभी जो यूटोपियन चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि जो रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करती, है ना? आइडियल वर्ल्ड। हुँ, तो अगर हम अपने दिमाग में ऐसा सोचें, है ना, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर लीडर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्शन ज़रूरी नहीं भी होगा। पर ये जो है रियल लाइफ़ में पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ये सब बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, है ना? तो सारे वर्ल्ड में अगर देखें हम, तो प्रोफ़ेशनल ये सब मोटिवेटेड किस चीज़ के लिए हैं? पॉलिटिकल करियर। पहले जो था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब के लीडर्स जो थे, हमारे देश के बारे में सोचते थे, है ना? तो वो लोग जो थे सच में जनता के लिए काम करते थे, है ना? तब पॉलिटिकल जो था एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, है ना? पॉलिटिशियंस जो थे अच्छे थे उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर है हमारे यहाँ। अम, उसके बाद में पॉलिटिक्स जो है एक करियर बन गया, ठीक है? और अब जो है पॉलिटिक्स देखें तो बिज़नेस बन चुका है ना? तो ये जो है पॉलिटिक्स, बिज़नेस, करियर सब कुछ बन चुका है। तो ये लोग जो है पावर में रहना चाहते हैं और पोज़ीशन में बने रहना चाहते हैं, है ना? तो ये इनका इतना विश नहीं होता है कि लोगों को ये सर्व करते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा मतलब ये जो है पॉलिटी तो चाहते तो हैं कि लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो काम करेंगे, पर ना ये मतलब इस तरीके से नहीं कि उनकी ड्यूटी ये है। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर भी फ़ोकस करते हैं। तो अभी देखें तो बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, अगर वो चाहे भी जनता को सर्व करना, तो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो मैच ही नहीं करते हैं कि रियलिटी में लोग चाहते क्या हैं उस चीज़ से। मतलब कि उनको एक तो एक चीज़ ये नहीं पता कि जनता क्या चाहती है ना, जनता से इतना कनेक्ट नहीं होते हैं, है ना? 5 साल में तो शक्लें दिखाते हैं ये लोग लीडर्स, है ना? ढंग का कुछ काम करते नहीं हैं। ऊपर से वो जानते ही नहीं है कि जनता चाहती क्या है। तो हम इस रियल लाइफ सिचुएशन से डील कैसे करें? एक तो वे है कि नॉलेज और कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स का, जो कि बिल्कुल भी नहीं रहता है ना? तो ये बेसिक चीज़ है। वही मैंने बोला ना, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह होना चाहिए, है ना? अदर जो रियलिस्टिक वे है कि एक ना पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो लोगों के बारे में सोचें और जो सर्व नहीं करते हैं लोगों को, उनको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड कौन डिसाइड अगर लीडर अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दो, अगर वो गलत काम करते हैं तो पनिशमेंट दो। पर ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड कौन करेगा? सिंपल आंसर है, लोग, जनता डिसाइड करेगी। तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इसलिए ज़रूरी है, ठीक है? तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के थ्रू ये होता है, रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो होते हैं ना, उसकी वजह से इंसेंटिव मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स को, है ना? अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो फिर से वो लोग पावर में आएँगे, गलत काम किया होगा तो दूसरे लोग पावर में आ जाएँगे। है ना? तो इसलिए वो रेज़ करते हैं लोगों के इश्यूज़ के बारे में, है ना? ठीक है, तो इससे ना पॉपुलैरिटी भी उनकी, अगर वो जनता के इश्यूज़ के बारे में उठाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। पर अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो वो नहीं जीत पाते हैं इलेक्शन में, है ना? तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मोटिवेटेड रहेंगी सिर्फ़ पावर में रहने के लिए, तो वो जो हैं सर्व नहीं करेंगी लोगों को, तो उनका ना काम नहीं चलने वाला है। जैसे कि अगर मार्केट में देखें, तो अगर मार्केट में जो शॉपकीपर होगा सिर्फ़ वो प्रॉफ़िट पे फ़ोकस करेगा, कंज़्यूमर है उसको गुड सर्विसेज़ नहीं देंगे अच्छे से, मतलब वो अपने प्रॉफ़िट पे फ़ोकस कर रहा है और कंज़्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है ना? तो कस्टमर भी उसके साथ फिर उसकी दुकान से सामान नहीं लेंगे, है ना? उसका फिर लॉस होने लगेगा बहुत सारा। इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन भले ही डिवीज़न क्रिएट करते हैं, कुछ-कुछ बुरी चीज़ें भी होती है इसमें, पर ये जो है फ़ोर्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स को कि वो जो है जनता के लिए काम करें, है ना? जैसे कि देखो, ये ना न्यूज़पेपर में कार्टून छपते हैं। इनने बोला वोटर ने कि मेरे पास वोट है। ये बोल रहा है कि नेताजी मेरे पास योजनाएँ हैं, घोषणाएँ हैं, वादे हैं, ठीक है, वोट दो। ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये प्रॉमिस लेके घूम रहे हैं, वोटर का ऐसा दिखाया गया है ना, तो ये कार्टून है। ओके, अपना वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट पार्ट देखिएगा ज़रूर, ओके?